हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निखिल रंजन झा आज आप लोगों को बीएससी फर्स्ट ईयर और बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर, कुछ कॉम्बिनेशंस में बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में और कुछ कॉम्बिनेशन में बीटेक सेकंड सेमेस्टर में ये एक्सपेरिमेंट्स जो हैं, ये फिजिक्स के कुछ एक्सपेरिमेंट्स हम आज आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसमें से एक बहुत इंटरेस्टिंग जो एक्सपेरिमेंट है वो है पेंडुलम से रिलेटेड। हम लोगों ने देखा है कि हम लोग अर्थ से जो चिपके हुए हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ दैट अट्रैक्ट्स ऑल द फिजिकल बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर। तो जिस फोर्स से ये अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। और फोर्स हमको पता है कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो जब कोई बॉडी जिसका कोई कंटेंट है, दैट मीन्स इट इज हैविंग सम मास, एंड व्हेन दैट बॉडी इज एक्सेलरेटेड फॉर अ टाइम, then we will call that the force is exerted on that body. So this is what the force is, and because of this gravitational force, whatever the attraction, and because of that attraction force or the gravitational force, the acceleration that is felt by any body, we call that as gravitational acceleration या gravitational इसको स्मॉल जी से हम लोग बताते हैं। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। तो ये हम लोगों ने 8वीं से पढ़ना शुरू किया था और 8वीं के बाद फिर 11वीं में हम लोगों ने पढ़ा और उसके बाद ग्रेजुएशन में ये जी जो है जिसको गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, इसको निकालने की विधि हम लोग प्रयोगों के माध्यम से देखेंगे। तो ये स्मॉल जी जो है इसको हम लोग अलग अलग तरह से एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं, जिनमें से एक एक्सपेरिमेंट जो है इसको हम लोग कंपाउंड पेंडुलम के नाम से जानते हैं। पेंडुलम आप लोगों ने सुना होगा। पेंडुलम जैसे कोई एक हमने धागा लिया, धागे में नीचे कुछ अगर वजन लटका दिया और उस वजन को अगर ऐसे हिलाते हैं तो वो ऐसे ऐसे जो टू एंड फ्रो जो मोशन होता है उसको हम लोग पेंडुलम मोशन बोलते हैं। तो ये सिंपल पेंडुलम हम लोगों ने देखा है, पढ़ा है, और ये सिंपल पेंडुलम जो है, इस सिंपल पेंडुलम से भी हम जी का मान निकाल सकते हैं, गुरुत्वीय त्वरण का मान निकाल सकते हैं। इस पेंडुलम को हम लोग दोलक भी बोलते हैं। अब ये दोलक भी अलग अलग प्रकार के बनाए जाते हैं। इनमें से कुछ दोलक जो हैं उसमें से एक कंपाउंड पेंडुलम है, कार्टर पेंडुलम है, और इसी तरह से अलग अलग तरह के पेंडुलम होते हैं जिनका भौतिकी में अलग अलग तरह से प्रयोग किया जाता है। तो आज हम जो देखने वाले हैं, ये जो प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल बीएससी के बच्चों के लिए भी है और बीटेक जो कर रहे हैं उन बच्चों को भी ये प्रैक्टिकल अपने कोर्स में पढ़ना पड़ता है। बहुत इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल है। इस प्रैक्टिकल के माध्यम से हम लोग क्या निकालेंगे? गुरुत्वीय त्वरण। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी गोल है, और पूरी तरह से गोल भी नहीं कहेंगे, वो थोड़ा सा इलिप्टिकल शेप की है, और हर एक पृथ्वी के केंद्र से हर एक दूरी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग अलग होता है। यानी अगर हम पृथ्वी को लें और पृथ्वी के अगर हम इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर पे अगर हम गुरुत्वीय त्वरण को निकालेंगे उसका मान अलग आएगा, और उसके बाद ध्रुवों पे अगर हम उसका गुरुत्वीय त्वरण निकालेंगे उधर पे अलग मान आएगा, और इसी तरह से पृथ्वी के किसी एक ऊंचाई पे अगर गुरुत्वीय त्वरण लेंगे वो अलग मान का आएगा, और पृथ्वी के अंदर अगर गड्ढा करके हम कोई गुरुत्वीय त्वरण का मान निकालेंगे तो उसका मान अलग आएगा। तो इस तरह से गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग अलग ऊंचाइयों पर, यानी पृथ्वी के केंद्र से अलग अलग ऊंचाइयों पर अलग अलग हमको प्राप्त होता है। तो इसलिए आवश्यकता पड़ती है कि जहां पे भी पृथ्वी के हम हैं, पृथ्वी के जिस भी भाग पे हैं, वहां पर कितनी ऊंचाई है और उस ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा। तो उस गुरुत्वीय त्वरण को निकालने के लिए आज हम ये कंपाउंड पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट करेंगे। कंपाउंड पेंडुलम का जैसा कि डिस्प्ले हमने आप लोगों को दिखाया, ये एक इस तरह का पेंडुलम है जिसके दो पार्ट होते हैं।
इसको हम विनोद के रूप में, मेरे पास यहाँ पर कंपाउंड पेंडुलम है और बच्चों को समझाने के लिए हम कई बार बोलते हैं कि ये रानी दुर्गावती की तलवार है जो हम लोगों ने संरक्षित करके रखी है। ये लोहे का है, थोड़ा सा भारी भी है, लगभग 1 मीटर लंबाई का है और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसमें अलग अलग छेद हैं। इसके सेंटर से 9 ऊपर छेद और 9 नीचे छेद हैं। अब इसको हिंदी में युग्म पेंडुलम बोलते हैं और अंग्रेजी में कंपाउंड पेंडुलम। युग्म यानी 2 जो जुड़े हुए हैं और कंपाउंड यानी नाम से भी समझ में आ रहा है कि जो सिंगल नहीं है, मिक्स होकर के बना है। तो इसको कंपाउंड पेंडुलम क्यों बोलते हैं, सबसे पहले हम इसको समझेंगे। कंपाउंड पेंडुलम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें ये जो इसका नाइफ है, इसके ऊपर इस पेंडुलम को ऐसे रख दिया जाता है और ऐसे पेंडुलम को हिलाया जाता है, ठीक है। और इस तरह से इस पेंडुलम को जब हम यहाँ से इसका दोलन करते हैं तो कितने देर में ये कितना दोलन करते हैं, इसको हमको नापना पड़ता है। और फिर क्या करते हैं, यहाँ पर जो दूसरे छेद हैं, पहले ये इसको होल्डिंग नाइफ बोलते हैं, यहाँ पर ये पूरा पेंडुलम ऐसा खड़ा हो जाता है और उसके बाद इस पेंडुलम को हम यहाँ से ऐसे हिलाते हैं और जैसे ही हम इसको हिलाना शुरू करते हैं वैसे ही हम एक स्टॉप वॉच लेते हैं। स्टॉप वॉच दीजिए सर। एक स्टॉप वॉच लेते हैं और स्टॉप वॉच दीजिए सर। स्टॉप वॉच जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे, यानी जैसे ही इसका दोलन हम शुरू करते हैं, जैसे ये अभी स्थिर अवस्था में है और जैसे ही इसको हमने यहाँ से मूव किया तो जिस पॉइंट से हमने इसको छोड़ा वैसे ही हम इसका दोलन नापना शुरू कर देंगे और जिस समय हम छोड़ रहे हैं उसी समय पर हम यहाँ पर ये स्टॉप वॉच को चालू कर देंगे। तो ये स्टॉप वॉच कैसे देखते हैं, इसको आप लोग 12वीं में समझे होंगे, उसको एक बार रिवाइज करके समझ सकते हैं और अगर किसी को याद ना हो तो फिर से हम आप लोगों के लिए इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बहरहाल ये कंपाउंड पेंडुलम, पहले तो पेंडुलम है, इनमें ये जो छेद हैं, इस छेद में ये जो होल्डिंग पिन है, इसको नाइफ भी बोलते हैं फिजिक्स की भाषा में, इसको एक स्टैंड पे ऐसा खड़ा कर दिया जाता है और इस पेंडुलम को हिलाया जाता है और एक निश्चित समय में कितने इसमें दोलन हो जाते हैं उसको नाप करके पूरे एक टेबल बनाया जाता है और उससे फिर एक फॉर्मूले को उपयोग करके हम स्मॉल जी या फिर गुरुत्वीय त्वरण का मान निकालते हैं। अब इसमें हम आगे देखें कि इसको कंपाउंड पेंडुलम क्यों बोलते हैं। ये तो एक जगह अगर हमने इसको स्थिर रख दिया और इसको दोलन दिया तो ये तो सिंपल पेंडुलम जैसा काम कर रहा है, तो इसको हम लोग पेंडुलम बोल सकते हैं, लेकिन इसको युग्म या फिर कंपाउंड पेंडुलम क्यों कहा जाता है उसको समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि पहले इसमें ये जो छेद हैं, इसमें एकदम आखिरी का जो छेद है, यहाँ पे ये आखिरी का छेद है और इसी तरह से यहाँ पे ये आखिरी का छेद है। तो सबसे पहले छेद में इस पिन को लगाते हैं और इसका दोलन करते हैं, ठीक है। उसके बाद रीडिंग लेकर के फिर इसको हम लोग यहाँ से निकाल करके दूसरे छेद में डालते हैं और फिर वही प्रक्रिया दोबारा दोहराते हैं। तो यहाँ पे पहले छेद में था, अब दूसरे छेद में डाल दिया और दूसरे छेद में इसका हमने फिर से एक निश्चित नंबर के दोलन हमने लिए, उसमें कितना टाइम लग रहा है उसको हमने स्टॉप वॉच से ले लिया। उसके बाद फिर ये तीसरे छेद में हम लोग लेके आएंगे और इस प्रकार से हम यहाँ से ये लगातार क्रमशः जो छेद हैं इनको हम लोग नीचे लेकर के आकर के और इनके दोलन का मान निकालेंगे कि कितने दोलन कितने समय में, और फिर आगे जाते जाएंगे तो एकदम बीच का ये आ जाएगा। तो बीच का कहाँ आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरे ख्याल से ये बीच का नहीं है, ये बीच का है, ये बीच का आ गया। तो बीच में आप देखेंगे तो ये दोलन करने की स्थिति में नहीं रहेगा, ये संतुलन की स्थिति में आ गया। तो अभी हमने ये पिन ऊपर लगाई हुई थी, तो ऊपर लगाने के कारण ये दोलन नीचे कर रहा था और धीरे धीरे ये पिन को हम नीचे वाले छेदों में लेकर के आते हैं। एज वी मूव डाउन टू द लोअर साइड होल्स of this pendulum, a point will come when we reach to
द मिडल ऑफ दिस कंपाउंड पेंडुलम। धीरे धीरे जब एक एक छेद से हम पिन को नीचे लेकर के आएंगे तो बीच में एक पॉइंट आएगा जब इस पेंडुलम का हमको मिडिल मिल जाएगा और मिडिल में ये दोनों साइड मास बराबर हो जाएगा तो ये दोलन नहीं करेगा, इट विल नॉट ऑसिलेट एट द मिडिल। देन व्हाट विल हैपन, यहां ऊपर से नीचे हम पिन को लेकर के आ रहे थे और उसी में हम फिर नीचे लेकर के जाएंगे। तो नीचे लेकर के जब हम इसको जाएंगे तो देखेंगे कि पहले जो पेंडुलम ऊपर से ऐसा चल रहा था, ये नीचे जाने के बाद ये उल्टा हो जाता है, ये इसमें आएगा, इट विल कम अपसाइड डाउन, उल्टा हो गया। तो पहले ये पेंडुलम ऐसा चल रहा था और बीच में पहुंचने के बाद ये धीरे धीरे हम इसको नीचे पिन लेकर के आते जाएंगे, तो सेंटर के बाद फिर नीचे जाएंगे तो ये पेंडुलम ऐसा उल्टा हो जाएगा। तो पहले एक साइड का पेंडुलम काम कर रहा था जिसकी हम रीडिंग ले रहे थे, अब यहां पे ये दूसरे साइड में यानी पेंडुलम उल्टा होकर के फिर ये पेंडुलम वैसे ही काम करेगा और हमको फिर दिखेगा कि इसमें दो तरह के पेंडुलम का ऑसिलेशन हमको दिखता है। और इसी कारण से दो तरह के ऑसिलेशन में कि आधे में ये ऊपर से चल रहा है और सेंटर के बाद फिर ये ऊपर वाला हिस्सा नीचे आ जाता है, तो इसी कारण से इसको हम कंपाउंड पेंडुलम के नाम से जानते हैं। और बिल्कुल वैसा ही फिर जब ये ऊपर से नीचे आ जाएगा तो फिर ये नीचे से ऊपर हम पिन को लेके जाएंगे और हर एक जगह पर हम इसके ऑसिलेशंस का काउंट करते रहेंगे। ठीक है, ऑसिलेशन काउंट कैसे करना है ये भी हम आप लोगों को बताते हैं। पॉज कर दीजिए सर इसको, पॉज पॉज। पॉज पॉज पॉज। तो देखिए इसमें अभी जैसा हमने आप लोगों को बताया कि ये बीएससी और बीटेक का ये जो एक्सपेरिमेंट है कंपाउंड पेंडुलम से हम क्या उपयोग करते हैं, उससे हम गुरुत्वीय त्वरण का मान निकालते हैं या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब इसका हम एक्सपेरिमेंटली इसमें कैसे क्या रीडिंग लेना है और किस तरह से ग्राफ बनाना है और किस तरह से फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करके हम जी की वैल्यू किसी भी स्थान की निकाल सकते हैं। तो कंपाउंड पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम को हम लोग देख रहे हैं। कंपाउंड पेंडुलम जैसा कि हमने बताया अभी कि कंपाउंड पेंडुलम एक बड़ी सी पट्टी जैसी, लोहे की पट्टी जैसा होता है, लगभग 1 मीटर का, और इसमें 5-5 सेंटीमीटर पर ऐसे ये छेद होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ऑलमोस्ट सेंटर पे आ गया, ऑलमोस्ट सेंटर पे है सर। देखिए कितना बढ़िया, यानी डिफ़ॉल्ट लगभग माप सही आया। 1 2, ये सेंटर के बाद ये, सॉरी इसको सेंटर तो नहीं बोलेंगे, इसको मिडल बोलेंगे। इट इज जस्ट द मिडल पॉइंट ऑफ दिस कंपाउंड पेंडुलम। 3 4 5 6 7 8 और ये 9। बहुत सुंदर। तो ये कंपाउंड पेंडुलम जैसा हमने आप लोगों को बताया हमारे पास उपलब्ध है। इसमें ये पिन होती है और इस पिन को हम इसमें ऐसे फंसाते हैं और इसमें फिर पेंडुलम को ऐसे ऐसे हिलाते हैं और कितनी देर में कितने बार ये ऑसिलेट हो रहा है, कितने बार हिल रहा है, कितने बार दोलन कर रहा है, उसका हम लोग मान निकालते हैं। ठीक है, तो अब इसको प्रैक्टिकली किस तरह से हमको रीडिंग लेना है, किस तरह से हमको उसको रीडिंग को फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना है, उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए ये पेंडुलम हमने हॉरिजॉन्टली यहां पर रख दिया। इसको कंपाउंड पेंडुलम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे ही यहां पे पिन हम नीचे साइड लेकर के जाते हैं तो कंपाउंड पेंडुलम का आधा मिडिल में पहुंचने के बाद ये पेंडुलम उल्टा हो जाता है। तो सेंटर के ऊपर और नीचे दोनों तरफ से
ये पेंडुलम का काम करता है, इसीलिए इसको हम लोग कंपाउंड पेंडुलम बोलते हैं। अब यहाँ पर ये जो छेद हैं सामान्यतः इनमें 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रहता है, ठीक है, और टोटल अगर हम देखेंगे तो वो 1 मीटर इसकी लेंथ निकल आएगी। अब इसमें जब हम रीडिंग लेते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये ग्राफ होता है। यहां वर्टिकल एक्सिस पे अगर हम यहां पर हम टाइम पीरियड लें, टाइम पीरियड क्या होता है? व्हेन वी से द टाइम पीरियड ऑफ समथिंग, दैट मीन्स we are taking the time of a unit displacement or of a unit oscillation or of a unit distance, ठीक है। तो हम इस कंपाउंड पेंडुलम के एक्सपेरिमेंट में क्या कर रहे थे, हम इसके पहले छेद में स्पिन को लगाए और उसके बाद इस कंपाउंड पेंडुलम को ऑसिलेट कर दिए, और ऑसिलेट करने के बाद इसका हमने सपोज 20 ऑसिलेशन का टाइम निकाला। ध्यान दीजिए, इसको हम जब हिलाएंगे तो 20 ऑसिलेशन का हम टाइम निकालेंगे, ठीक है। सपोज 20 ऑसिलेशन में इसको 80 सेकेंड लगे, या 80 सेकेंड नहीं कह सकते, 120 सेकेंड करीब लगे इसको 20 ऑसिलेशन में, ठीक है। तो इस पॉइंट पर 20 ऑसिलेशन, OSCILLATION, हमको 20 ऑसिलेशन का ही सेट लेना है। इसका सपोज लगा 120 सेकेंड, तो इसका जो टाइम पीरियड आएगा, टाइम पीरियड यानी एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/6 सेकेंड, यानी एक ऑसिलेशन में 1/6 सेकेंड का टाइम लग रहा है। तो वर्टिकल एक्सिस पे हम इसमें टाइम पीरियड को लेंगे कि एक ऑसिलेशन का टाइम कितना लग रहा है। शुरुआत में क्या करेंगे, हर एक छेद पर हम 20-20 ऑसिलेशन का टोटल टाइम ले लेंगे, और हर एक छेद पर हम इसका टाइम पीरियड निकाल लेंगे। टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे कि 20 ऑसिलेशन इसका लिया, इसका 20 ऑसिलेशन, सबका 20 ऑसिलेशंस का हमने टोटल टाइम निकाला, और फिर 20 ऑसिलेशंस को जितना भी टाइम लगा करने में, उस टाइम से हम 20 ऑसिलेशन को डिवाइड कर देंगे तो एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकल आएगा। तो ये बस वर्टिकल एक्सिस पे ये जो हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, इस ग्राफ प्लॉट में वर्टिकल एक्सिस पे हम टाइम पीरियड को लेंगे, ठीक है। तो वर्टिकल एक्सिस पे हमने इसको टाइम पीरियड ले लिया, और यहां हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने सेंटर से डिस्टेंस ले लिया, ठीक है। तो ये सेंटर है कंपाउंड पेंडुलम का, और इसी कंपाउंड पेंडुलम के सेंटर से हम इस साइड डिस्टेंस लेंगे और इस साइड डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है, जैसा कि हमने बताया कि हर एक छेद के बीच में 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहां से हम सेंटर से जब हम ले रहे हैं, तो यहां पर हम सेंटर से डिस्टेंस ले लें 5 लेफ्ट साइड, दूसरा 10 सेंटीमीटर, तीसरा 15, 20, 25, 30, 35, 40 और ये 45, ठीक। तो सेंटर से जैसे जैसे हम इधर पे जाएंगे तो यहां से ये डिस्टेंस पता बढ़ता चला जाएगा, 5, यहां से यहां 10, यहां से यहां 15, यहां से यहां 20। तो यहां से सेंटर से हम यानी कंपाउंड पेंडुलम के मिडिल से लेफ्ट हैंड साइड पे ये हमने 5-5 सेंटीमीटर पर ये हॉरिजॉन्टल स्केल ले ली, और इसी तरह से राइट हैंड साइड पर 5-5 सेंटीमीटर पे इसमें स्केल ले लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9।
तो यहाँ पे ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और यहाँ 45। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड को हम लोग कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग वर्टिकल एक्सिस पे ले लिए, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ये कंपाउंड पेंडुलम के सेंटर से दोनों साइड, लेफ्ट और राइट, दोनों का हमने डिस्टेंस ले लिया। क्लियर? अब इसमें जब हम एक्सपेरिमेंट शुरू करेंगे, तो एक्सपेरिमेंट जो हमने बताया कि एक्सपेरिमेंट शुरू करने के लिए ये पिन है इसको अगर हम लोग देखेंगे तो साइड से ये त्रिकोणाकार होता है, यानी ये हमको इस तरह की पिन साइड से, यानी इस तरह से अगर हम देखेंगे तो इस प्रकार से ये हमको दिखेगा। ठीक है, तो ये पिन का सेक्शन अगर काटते हैं तो इस तरह का ट्राइंगुलर रहता है, और यहां पे ये इसकी एज रहती है, इसलिए इसको नाइफ भी कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, अब क्या किया जाता है, इस नाइफ को इस पिन में एक नट लगे हुए हैं, एक नट इसमें ऐसा फिक्स है और दूसरा नट इसमें दूसरे साइड जा करके जब हम इसको इसके अंदर डाल देंगे तो इसमें ये फिक्स हो जाएगा, इसमें आ जाएगा, और इसको टाइट करने के लिए ये दूसरा नट हम इसमें ऐसे लगा दे रहे हैं। ठीक है, लाइट सही आ रही है सर? और इसको टाइट करने के बाद ये नाइफ को, इसका जो सेक्शन हमने बताया, इसको इस तरह से रखना है कि ये नुकीला हिस्सा नीचे हो। नुकीला हिस्सा नीचे क्यों हो कि जैसा हमने अभी पिक्चर में आप लोगों को दिखाया था, ये एक सपोर्ट के ऊपर रेस्ट करेगा, तो इसमें मिनिमम फ्रिक्शन हो। ठीक है, क्योंकि ये इसमें फंस जाएगा और उसके बाद इसको हमको ऑसिलेट करना है, तो यहां जिस सपोर्ट में रहे इस पे मिनिमम फ्रिक्शन हो, इसके लिए इसको नुकीला रखा जाता है। तो यहां पर ये हम सेट कर जो होल्डर है उस पे हम इसको सेट करेंगे और उसके बाद फिर इसको हम ऑसिलेट करेंगे। ठीक है, अब ऑसिलेशन की रीडिंग कैसे लेना है उसको आप लोग ध्यान दीजिए, या उसको अभी हम थोड़ी देर बाद बताते हैं। तो ये जो नाइफ है इसको इस तरह से पहले हम इसमें लगाएंगे, पहले छेद में, और यहाँ दूसरे साइड इसका नट है जिससे हम टाइट कर देंगे। और इसी तरह से पहली जब रीडिंग हो जाएगी तो रीडिंग में क्या करते हैं, इसको हम ये जो होल्डर है होल्डर पे ऐसे लटका देते हैं और इसको ऑसिलेट करेंगे और ऑसिलेट करके हम टाइम निकालेंगे। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है कि ऑसिलेशन जितने भी हम करेंगे ये 15 मिनिमम और लगभग एवरेज आप 20 ऑसिलेशन का आप इसमें रीडिंग लेंगे। तो 20 ऑसिलेशन होने में कितना टाइम लग रहा है उसके लिए आप इस स्टॉप वॉच का यूज करेंगे। तो सबसे पहले होल पे हम इसको रखेंगे, इसको नट से टाइट करके होल्डर पे रख देंगे और उसके बाद 20 ऑसिलेशन की रीडिंग लेंगे, उसका टाइम निकालेंगे और फिर 20 ऑसिलेशन को जितना टोटल टाइम लगा 20 ऑसिलेशन में उससे डिवाइड कर देंगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा। तो पहले छेद का टाइम पीरियड हमने निकाल लिया, उसके बाद फिर ये दूसरे में लगाएंगे, फिर नट को टाइट करेंगे और इसी तरह से होल्डर पे इसको हम लटका देंगे और फिर 20 ऑसिलेशन लेंगे, उसका टाइम निकालेंगे और फिर उस टोटल टाइम में 20 ऑसिलेशन में और 20 ऑसिलेशन को भाग देंगे तो ये दूसरे छेद का टाइम पीरियड निकल आएगा और इसी तरह से ये करते करते हम नीचे आते चले जाएंगे। ठीक है, तो हर एक का टाइम पीरियड आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद सेंटर पे पहुंचेंगे तो ये पेंडुलम अब उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा तो उल्टा होने के बाद फिर ये नीचे से शुरू होगा तो फिर इसका टाइम पीरियड, और फिर ये नीचे से ऊपर आते जाएंगे और बिल्कुल उसी तरह से इसको हम पिन को लगाते जाएंगे और जो होल्डर है होल्डर पे रखेंगे, 20 ऑसिलेशन लेंगे, उसका टाइम निकालेंगे और फिर उसका टाइम पीरियड निकालेंगे। ये पूरा जो टेबल है ये अभी हम आप लोगों को दिखा देंगे और साइड में आप लोगों को स्क्रीन में दिख भी जाएगा कि उसका टेबल में किस तरह से रीडिंग लेना है। ठीक है, तो एक एक छेद पहले नीचे करते जाएंगे, 20 ऑसिलेशन लेंगे, उसका टाइम पीरियड लेंगे और उसी को टेबल में भरेंगे। उसके बाद सेंटर मिडिल में पहुंचने के बाद ये पेंडुलम उल्टा हो जाएगा और फिर सेंटर से अब हम ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब
अगर हमने पहला होल ये लिया, पहला दूसरा तीसरा, तो 8वां यहाँ पे आएगा। अब यहाँ से सेंटर से दूसरे साइड जाएंगे तो यहाँ पे ये 8वां रहेगा, तो ये 8वां, 7वां, 6वां और इस तरह से ये दूसरे साइड का पहला। ठीक है ना? तो इस तरह से हम इसकी रीडिंग लेंगे और सबके 20 ऑसिलेशन का टोटल टाइम निकालेंगे और उसको एक टेबल में भर लेंगे और उस टेबल में फिर टाइम पीरियड का, उस टेबल में फिर हम टाइम पीरियड निकालेंगे और टाइम पीरियड को फिर हम इस ग्राफ में प्लॉट करेंगे। डस्टर कहाँ गया? ये। तो अब इस टाइम पीरियड को जब हम इसमें प्लॉट करेंगे तो देखें ग्राफ कैसे बनेगा, क्योंकि ये जो ग्राफ बनेगा इसी से ही हम फाइनल यहां पर अपना जी का एस्टिमेशन करेंगे। अब होता क्या है, देखिए यहां पे जो भी यूनिट है, ठीक है, सपोज यहां पे 0.5, नहीं इतना नहीं होगा, यहां पे 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 और ये हम लिख देते हैं 1.6, 1.7। ठीक है, सेकंड, ये हो गया टाइम पीरियड। ठीक, तो जैसा कि हमने बताया कि कंपाउंड पेंडुलम में सबसे पहले छेद में हमने पिन को फंसाया और उसको होल्डर पे रखा और उसको ऑसिलेट कर दिया और 20 ऑसिलेशन ऐसे हम लेंगे और 20 ऑसिलेशन में कितना टाइम टोटल लगा, उस टाइम को हम 20 ऑसिलेशन से डिवाइड करेंगे, 20 ऑसिलेशन को उतने टाइम पीरियड से हम डिवाइड करेंगे, तो हम उतने टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमको एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड आएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 20 ऑसिलेशन का हमको टोटल टाइम निकालना है। तो एक ऑसिलेशन का टाइम निकालने के लिए हम 20 ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम जब करेंगे तो हमको एक ऑसिलेशन का टाइम पता चलेगा और इसी को हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, तो एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड यहां पे दिया हुआ है। तो यहां पे पहला जो छेद था, इस छेद की यहां सेंटर से जो दूरी है ये सेंटीमीटर में है और यहां जो टाइम है ये सेकंड में है। तो पहले वाले में जो हम लोग इसका टाइम पीरियड देखेंगे, ये सपोज इधर पे कहीं आता है, 1.3 1.4 के बीच में कहीं पे आता है। ठीक है, उसके बाद फिर ये इधर पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, हर किसी का इस तरह से थोड़ा सा बढ़ता चला जाएगा और लास्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सबसे पहले वाले छेद में टाइम पीरियड जो है ये 1.39 के आसपास सपोज आता है। ठीक है, और जब हम दूसरे वाले छेद में लेके जाएंगे तो टाइम पीरियड कम होगा, तीसरे में जाएंगे और कम होगा, चौथे में जाएंगे तो लगभग तीसरे में जितना था उतना ही चौथे में भी टाइम पीरियड आएगा और लगभग इतना ही पांचवें में आएगा। उसके बाद छठवें में ये टाइम पीरियड फिर से बढ़ने लगता है और उसके बाद फिर आगे जाएंगे तो अगले में छठवें सातवें में ये टाइम पीरियड और आगे बढ़ता है, यानी टाइम पीरियड बढ़ने लगता है और फिर आठवें में और अधिक और नौवें में सबसे अधिक टाइम पीरियड ऑसिलेशन का रहता है। ठीक है, तो ये तो हो गया कंपाउंड पेंडुलम के एक साइड का। सपोज इसको हम नाम दे देते हैं लेफ्ट हैंड साइड ऑफ कंपाउंड पेंडुलम। इसमें 9 होल में, यानी पूरे 9 होल में इनका टाइम पीरियड का वेरिएशन इस तरह से होगा और इसी को हॉरिजॉन्टली अगर हम देखें तो यहां पर ये डिस्टेंस से टाइम का वेरिएशन हमको दिख रहा है। ठीक है, तो सेंटर से यहां पे ये डिस्टेंस अगर ले लेंगे तो ये चौथा यानी 20 सेंटीमीटर, थोड़ा सा स्केल के बाहर है, वो हो गया है ये, तो ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा चौथा, पांचवा 25 सेंटीमीटर, छठवा हो जाएगा
30 सेंटीमीटर और इस तरह से ये 45 सेंटीमीटर पे आता है। ठीक है, तो ये कंपाउंड पेंडुलम का एक साइड का हो गया। अब इसी तरह से जब हम सेंटर पे पहुंचेंगे तो सेंटर पे दोनों साइड बैलेंस हो जाएगा, जिसके कारण ये कंपाउंड पेंडुलम ऑसिलेट नहीं करेगा। अब इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे अगले होल में, तो ये पेंडुलम जब इस साइड लेफ्ट हैंड साइड से ले रहे थे तो ये नीचे था, सेंटर पे पहुंचे तो बैलेंस कंडीशन पे राइट हैंड साइड पे आए तो ये पेंडुलम अब उल्टा हो जाएगा, और उल्टा पेंडुलम हो जाएगा तो फिर इसकी हम रीडिंग लेंगे, और फिर इसकी रीडिंग लेंगे तो जैसा एक साइड से आया था लगभग उसी तरह की रीडिंग दूसरे साइड भी आएगी, क्योंकि ये पेंडुलम सिमेट्रिकल है और उसी तरह की रीडिंग आएगी। और इसको हम लोग देखते हैं, तो धीरे धीरे इसको जब बढ़ाते जाएंगे तो बिल्कुल जैसा लेफ्ट हैंड साइड पे आया है उसी तरह का राइट हैंड साइड पे आएगा, तो इसको हम लोग राइट हैंड साइड ऑफ कंपाउंड पेंडुलम बोल सकते हैं। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये जो ग्राफ है ये सिमेट्रिकल रहेगा, मेरे ख्याल से सिमेट्रिकल दिख रहा है सर। तो ये ग्राफ जो है ये सिमेट्रिकल हमको दिखेगा, और बस ये ग्राफ हमको प्लॉट करना है, और उसके बाद ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। अब वैल्यूज़ को पुट कैसे करेंगे वो हम आप लोगों को बताते हैं। यहाँ पर ये जो मैक्सिमम पार्ट है यहाँ पे हम एक लाइन खींच लेंगे, और उसके बाद ये मिनिमम जो है मिनिमम पे लाइन खींचेंगे। ये मिनिमम का ये जो है ये मिनिमम का टाइम पीरियड आ जाएगा, इसको टी मिनिमम कहते हैं। ठीक है, या इसको हम लोग टीएम भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी ये वर्टिकल बता रहा है ये टाइम पीरियड, और यहां से ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हमको दिख रहा है। अब यहां पे ए, बी, सी और डी इस तरह से ले लेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो पॉइंट लिखे हैं ये जरूरी नहीं कि ये जो लाइन हम लिख रहे हैं ये लाइन एक खींचे जो हैं ये किसी कोऑर्डिनेट पे आई ही, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। ऐसा आप बिल्कुल नहीं सोचेंगे। आपको ये लाइन कैसे खींचनी है, ए बी सी डी लाइन कैसे खींचनी है, यहाँ पर पहला वाला जो होल था इसमें जो टाइम पीरियड था यहां से लेकर के सीधी एक लाइन, यानी ये हॉरिजॉन्टल जो एक्सेस है इसके पैरेलल एक लाइन आपको खींच देनी है। हो सकता है कि कुछ एरर के कारण लेफ्ट हैंड साइड के पहले होल का जो टाइम पीरियड है वो इधर पे आ रहा है, और यहां पे राइट हैंड साइड के आखिरी वाले यानी राइट हैंड साइड के पहले वाले होल का टाइम पीरियड थोड़ा सा नीचे आए, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या करिएगा, इसको थोड़ा सा नीचे से ले लीजिएगा, थोड़ा सा नीचे से लेकर के ये बराबर आ जाएगा। ठीक है, और जहां जहां पर ये लाइन इस ग्राफ को काट रही है वहां पे ए बी सी डी इस तरह से हम कर देंगे। अब इसमें हम डिस्टेंस लेंगे, तो यहां पर ए और सी ये एक डिस्टेंस हो गया, और इसी तरह से यहां सी और डी इन दोनों का डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इन दोनों का हम एवरेज ले लेते हैं डिस्टेंस में। ठीक है, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे आई से, ये हम ले लेंगे आई। तो आई क्या हो जाएगा, ए सी प्लस बी डी। तो ये हम क्यों कर रहे हैं कि इसमें एरर जो है एरर कम से कम हो जाए, क्योंकि ए से सी की जो दूरी है उतनी ही बी से डी की दूरी है। तो इन दोनों को अगर हम ले रहे हैं तो इनको अगर एवरेज ले लेंगे तो ये आई की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है,
तो ये वैल्यू हमको I से निकालना है। ठीक, दूसरा, यहां t की मिनिमम वैल्यू जो है यहां से ये ग्राफ से हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। जब आप एक्चुअल रीडिंग लेंगे तो ये लगभग बराबर ही आता है, इसलिए एरर की संभावना नहीं होगी। और अगर ये थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे हो जाए तो एवरेज बीच में लाइन एक खींच देंगे, तो ये मिनिमम Tm की वैल्यू हो जाएगी। तो ये Tm की वैल्यू हम इस ग्राफ से ले लेंगे, तो उसमें भी क्या कर देंगे, इसको हम T1 ले लेते हैं और इसको T2 ले लेते हैं, तो इनका भी एवरेज ले सकते हैं। लेकिन जनरली ये दोनों वैल्यू एक ही आती है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे T मिनिमम की जो भी वैल्यू आएगी उसको आप यहाँ पे लिख देंगे। और इसी तरह से यहाँ पे ये जो ऊपर लाइन ली है, यहाँ ये जो डिस्टेंस, ये जो टाइम है, इसको हम लोग T मैक्सिमम ले लें, ठीक है। तो क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइनें हैं तो Tm की वैल्यू जो इधर पे होगी उतनी ही वैल्यू इधर पे भी होगी। और इसी तरह से T मैक्स की जो वैल्यू है, ये T मैक्स की वैल्यू यहाँ पे जितनी है उतनी इधर पे भी होगी। तो इसी तरह से T मैक्स ले लेंगे और लास्ट में ये सब वैल्यूज जब हम निकाल लेंगे I, T मिनिमम, T मैक्स, तो इनको हम वैल्यू निकालने के लिए, यानी जो जिस कारण से हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके लिए इनकी वैल्यूज पुट करके हम फाइनल स्मॉल g या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को निकाल सकते हैं। तो ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पहले मिनिमम और मैक्सिमम दो के लिए लेंगे, तो g1 को ले लेंगे और फिर g2, यानी ये मिनिमम के लिए ले लिया, ये मिनिमम के लिए, स्क्रीन में आ रहा है सर, ये मिनिमम के लिए ले लिया और ये मैक्सिमम के लिए ले लिया, और इनको डिवाइड कर देंगे तो ये फाइनल हमको g की वैल्यू आ जाएगी जो कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में रहेगी, ठीक है। अब सर यहाँ पे तो आपने मोटा मोटा तो सब समझा दिया, ये g में वैल्यूज इनकी कैसे पुट करनी है। तो जो शुरुआत में डिस्प्ले दिखाया था वो डिस्प्ले में ये g की वैल्यू कैसे निकालनी है, यानी जनरलाइज्ड फॉर्मूला जो है इसका 2 पाई, यही है ना, 4 पाई स्क्वायर, सॉरी 4 पाई स्क्वायर I अपॉन T, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहां पे क्या करना है, पहले G1 यानी मिनिमम के लिए, ठीक, तो मिनिमम के लिए ले रहे हैं तो इसमें भी टाइम पीरियड मिनिमम का हो गया, ठीक है। I कैसे निकालना है ये बता दिया, मिनिमम टाइम पीरियड क्या है वो हमने बता दिया, तो यहां से ये G1 आ गया। और इसी तरह से ये G1 के बाद यहाँ पे 2 पाई स्क्वायर I और यहाँ पे T मैक्सिमम का आ गया। तो मैक्सिमम टाइम पीरियड के लिए, यानी ऊपर वाली लाइन के लिए जो टाइम पीरियड का मैक्सिमम वैल्यू है, इसको जब हम रखेंगे तो G2 आ गया। और जब मिनिमम पे हम ले रहे हैं तो मिनिमम टाइम पीरियड के लिए जो वैल्यू आ रही है G1 आ गया, और इन दोनों का एवरेज ले लेंगे तो ये एवरेज g की वैल्यू आ जाएगी, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जब ये पूरा एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करने के बाद इसका एवरेज करके हम फाइनल आंसर जब लिखेंगे तो उसमें यूनिट लिखना जरूरी है, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजों की आपको सावधानी रखनी है, जैसे आप जब प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल करते समय जब ऑसिलेशन लेना आप शुरू कर रहे हैं तो किसी एक पॉइंट को आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा। इसको जनरली प्रैक्टिकल करने के लिए ये कंपाउंड पेंडुलम ऐसा रख दिया जाता है और इससे करीब 10 फुट दूर पे एक टेलीस्कोप लगाया जाता है, और टेलीस्कोप में ऐसे करके देखा जाता है कि पेंडुलम जब सामने से निकल रहा है तो जब सामने से निकला वापस इधर गया, और वापस जब इधर पे अपनी साइकिल कंप्लीट कर रहा है तो उस समय एक ऑसिलेशन काउंट किया जाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए इसकी ये ओरिजिनल पोजीशन है, तो यहां से ये पहले इधर पे जाएगा, वापस आएगा, फिर दूसरे साइड जाएगा, फिर यहां पे आएगा, तो ये इसकी एक कंप्लीट साइकिल होगी। तो अगर इसकी बैलेंस कंडीशन पे अगर हम ले रहे हैं, यहां से ये पहले इधर पे जाएगा, वापस इधर पे आएगा और फिर यहां पे जाएगा, तो इस कंडीशन पे जब हम इस तरह से सेंटर से यानी बैलेंस कंडीशन से जब हम काउंट कर रहे हैं, तो जब ये पूरी एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी
तब एक ऑसिलेशन को काउंट करेंगे। अदरवाइज आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि एक्सट्रीम में एक साइड हम लेकर के गए, वापस ये पेंडुलम दूसरे साइड गया और वापस जब उधर पे आया तो जिस पॉइंट से वापस आ रहा है वहां पे हम एक ऑसिलेशन काउंट कर सकते हैं। लेकिन इसमें इजी तो लगता है कि एक साइड से हमने छोड़ा और जब वापस दोबारा उधर पे आ रहा है तो हमने उसको एक काउंट लिया, लेकिन हर ऑसिलेशन के साथ ये अपनी एनर्जी लॉस करेगा और फिर वो हमारे साइड से बाहर हो जाएगा। तो इसलिए इसमें एरर की संभावना ज्यादा है। भले काउंटिंग में हमको इजी हो जाता है कि एक साइड से शुरू किया, वापस पूरी साइकिल होकर के दोबारा उसी साइड आया, फिर उसी साइड आया, लेकिन जैसे जैसे 7वें 8वें में पहुंचेंगे तो जो साइट है यानी उसको जो हम लोग देख रहे थे, क्योंकि देखने के लिए टेलीस्कोप को इसको हम लोग यूज करते हैं, तो टेलीस्कोप के वो साइड से बाहर हो जाएगा। इसलिए क्या है, टेलीस्कोप को इसको बैलेंस्ड कंडीशन पे यानी नॉर्मल कंडीशन, बिना ऑसिलेशन के कंडीशन पे, रेस्ट पोजीशन पे जो रहता है उस कंडीशन पे हम लोग इसको ऑसिलेशन लेना शुरू करते हैं। तो एक ऑसिलेशन को हम कैसे काउंट करेंगे कि ये जो सेंटर से पहले एक्सट्रीम लेफ्ट जाएगा, उसके बाद फिर बीच से गुजर के दूसरे साइड एक्सट्रीम लेफ्ट राइट जाएगा और उसके बाद फिर जब सेंटर पे आएगा तो ये एक ऑसिलेशन होगा। तो इस तरह से हम लोगों को काउंटिंग का ध्यान रखना है। ठीक है। दूसरा, यहां पे जो यूनिट है, यूनिट यहां पे सेंटीमीटर है, इसका ध्यान रखना है। ग्राफ में यहां पे t की जो वैल्यू लेनी है, ये t की वैल्यू बेहतर होगा अगर इसको हम 2 यूनिट में लें, यानी डेसिमल के बाद 2 नंबर्स तक अगर लेंगे तो ज़्यादा एक्यूरेट हमको मिलेगा। यहाँ पे समझाने के लिए हमने आप लोगों को बता दिया कि यहाँ पे 1.3 सेकेंड है और यहाँ पे 1.7, लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी। इट मे हैपन कि 1.3 से 1.4 के बीच में ही पूरा ये वेरिएशन आ जाए। ठीक है ना। चौथा, ये जो स्टॉप वॉच आप लोग यूज़ करते हैं, ये स्टॉप वॉच बहुत पुराने ज़माने की है। अभी भी स्कूल्स और कॉलेजेस में यही स्टॉप वॉच से आप लोगों को सिखाया जाता है। तो इसकी जगह डिजिटल स्टॉप वॉच अगर लेंगे तो उसका लीस्ट काउंट ज़्यादा बेहतर है। ये वाले स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट या तो 1 ही सेकेंड होता है, यानी घड़ी में भी देख सकते हैं, या फिर कुछ अगर बेहतर हैं तो आधे सेकेंड का उनका एक्यूरेसी होती है। तो उसमें यहाँ पे एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं आ सकती है, उसमें आपका ये पॉइंट, ये ऐसे ही पॉइंट्स आएंगे। इसमें बेहतर रिजल्ट के लिए आप अपने मोबाइल का या डिजिटल स्टॉप वॉच का यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो हमको कमेंट करके बताएं, संभव रहा तो हम आपको उत्तर ज़रूर देंगे। और इस प्रैक्टिकल को आप परफॉर्म करके देखिए, आप लोगों को मज़ा आएगा। और हर एक जगह का ये जी का मान अलग अलग होता है। धन्यवाद।